नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम एक नया टॉपिक प्रारंभ कर रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसमें उदारवादी विचारधारा पर है। तो हमारा टाइटल है कांग्रेस में उदारवाद। यहाँ कांग्रेस से तात्पर्य पराधीन भारत में, जबकि यहाँ अंग्रेज़ों का शासन था, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसने स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया, उसमें उदारवादी विचारधारा क्या थी, उस पर हमारा पहला व्याख्यान आज प्रारंभ हो रहा है। देखिए, आप जानते हैं कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। इसका कांग्रेस जो ये थी 1885 की, इसका वास्तविक संस्थापक कौन था, इसमें थोड़ा संशय है। परंतु अधिकांश विद्वानों की धारणा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन की प्रथम किरण ए.ओ. ह्यूम, जो कि एक अंग्रेज रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर था, के मस्तिष्क में प्रस्फुटित हुई थी। और वो उदारवादी विचारधारा का व्यक्ति था, भारतीयों के प्रति सहानुभूति रखता था, ऐसा हम मानते हैं। भारतीयों का जो शिक्षित वर्ग है उस समय एक डिप्रेशन में था और इस कारण क्रांतिकारी प्रवृत्ति की ओर भी उन्मुख हो रहा था। इस डिप्रेशन में बुद्धिजीवियों के प्रयासों से भारत में अनेक एसोसिएशन की स्थापना होती रही, परंतु समस्त भारत के विचारक एक मंच पर एकत्रित नहीं हो सके। इसके लिए एक प्रयत्न दिसंबर 1883 में भी हुआ था, जिसका नाम था इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, और उसका प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, जिसमें 5 प्रस्ताव पारित किए गए थे। पहला, सिविल सर्विसेज की परीक्षा भारत में भी ली जाए इंग्लैंड के साथ साथ, और परीक्षा में बैठने की आयु 22 वर्ष कर दी जाए। मैक्सिमम जो एज थी 19 वर्ष जो कर दी गई थी, उसको 22 वर्ष कराने की मांग। दूसरा, एक राष्ट्रीय कोष बनाया जाए। तीसरा, भारत में प्रतिनिधि विधानसभाओं का गठन किया जाए। चौथा, आर्म्स एक्ट रद्द किया जाए। पांचवा, इल्ब्रेट बिल है के अधिनियम न बनने पर खेद व्यक्त किया जाए। ये 5 इनकी मांगे थी। इन सभी मांगों से स्पष्ट है कि भारत का जो ये प्रस्ताव पारित किए गए थे, इनसे स्पष्ट है कि भारत का शिक्षित वर्ग ब्रिटिश सरकार की भेदभाव की नीति व देश में व्याप्त बेरोजगारी के कारण व्यथित था। हालांकि इस कॉन्फ्रेंस का अधिवेशन सफल नहीं रहा। इसका दूसरा अधिवेशन 1885 में कलकत्ता में ही हुआ, वह भी निराशाजनक रहा। भारतीय नवयुवकों में उत्पन्न हो रही क्रांति की भावना का आभास अंग्रेज़ों द्वारा किया जाने लगा और ए.ओ. ह्यूम उन्हीं अंग्रेज़ों में से एक। इन्होंने ब्रिटिश सरकार तथा भारतीयों में मधुर संबंध स्थापित करने की उद्देश्य से कांग्रेस की स्थापना की। भारतीयों, ये जो कांग्रेस नाम है, यह भी एक अंग्रेजी नाम है, जैसा कि आप जानते हैं। कांग्रेस के उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले, जिनका हम आगे उनका विस्तार से बात करेंगे, उन्होंने ए.ओ. ह्यूम को ही कांग्रेस का संस्थापक माना है। परंतु अब प्रश्न यह उठता है कि ब्रिटिश उपनिवेशवादियों को भारत सरकार के भूतपूर्व सचिव और वायसराय रिपन तथा डैफरिन के गैर सरकारी सलाहकार ए.ओ. ह्यूम के मस्तिष्क में कांग्रेस की स्थापना का विचार क्यों सृजित हुआ, एक ये सवाल विद्यार्थियों है। इसका उत्तर ए.ओ. ह्यूम की जीवनी लेखक वेडरबर्न ने लिखा है। वायसराय लॉर्ड लिटन के शासन
के अंत की ओर अर्थात 1878 और 1879 के लगभग मिस्टर ह्यूम को पक्का विश्वास हो गया था कि इस बढ़ती अशांति का मुकाबला करने के लिए एक सुनिश्चित योजना करना आवश्यक है। ये उनके जीवनी लेखक का कहना है। विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि कांग्रेस उस समय हमारे देश की एक राष्ट्रीय संस्था मानी जाती थी। इसमें सभी जाति, संप्रदाय, धर्म, वर्गों को प्रतिनिधित्व प्राप्त था। इसका प्रारंभ मध्यम श्रेणी के लोगों की संस्था के रूप में हुआ था, किंतु कालांतर में किसान व श्रमिक भी इसकी ओर आकर्षित हुए और वे इसकी ताकत बने। इसके उद्देश्यों में निरंतर परिवर्तन होता रहा। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर यदि इसने होम रूल की मांग की थी, तो 1929 में इसने भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग ब्रिटिश सरकार के सम्मुख प्रस्तुत कर दी। वह इस मांग पर दृढ़ रही और 15 अगस्त 1947 को अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल रही। अब विद्यार्थियों, ये जो कांग्रेस है, इसको यदि हम अलग अलग समय में इसका अध्ययन करना चाहें तो एक अध्ययन इसका होता है 1885 से 1905, उदारवादी युग कहलाता है ये। इसको कांग्रेस के इतिहास में सुधार काल भी कहा जाता है। इस काल में कांग्रेस का लक्ष्य देश में वैधानिक सुधार लाना ही था। इसीलिए इस काल को उदारवादी युग कहा जाता है। इन 20 वर्षों के कार्य का संचालन उदारवादियों के हाथ में रहा। उदारवादी नेता ब्रिटिश सरकार से कोई संघर्ष नहीं करना चाहते थे, ऐसी भावना उनमें नहीं थी। वे सरकार के सहयोग, सरकार से प्रार्थना, सरकार से अनुरोध करके ही अपने उद्देश्य की प्राप्ति करना चाहते थे। उदारवादी ब्रिटिश सरकार के समर्थक थे, प्रशंसक थे। वे ब्रिटिश शासन को भारतीयों के लिए एक वरदान मानते थे। अतएव ब्रिटिश सरकार के स्थायित्व में वे भारत का कल्याण समझते थे। इस प्रकार के विचार राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन से ही स्पष्ट हो जाते हैं। इसके अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने इसके निम्न उद्देश्य जो स्पष्ट किए। पहला, देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के मध्य संपर्क व मित्रता बढ़ाना, यानी कि उनको एक प्लेटफॉर्म प्रदान करना, कोऑर्डिनेशन करना। दूसरा, देश प्रेमियों के मध्य जाति, संप्रदाय और प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना। तीसरा, यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोक हित के लिए किसी दिशा में और किस प्रकार कार्य किया जाए। विद्यार्थियों, ये जो इनके उद्देश्य हैं, इससे स्पष्ट है कि पहली बार कांग्रेस में राष्ट्रीय मांगों के समर्थन में प्रस्ताव पारित हुए और इन प्रस्तावों में भी कहीं अंग्रेज विरोधी भावना व क्रांति के लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, कोई चेतावनी भी नहीं दी जा रही है। तो स्पष्ट है कि विचार संतुलित थे, उदारवादी थे और उनके लक्ष्य सीमित थे। भारतीय उदारवादियों को ब्रिटिश सरकार से यह आशा थी कि सामाजिक और सांस्कृतिक पिछड़ेपन को दूर करने और प्रतिनिधि सरकार के कार्य में जनता को प्रशिक्षित करने के लिए ब्रिटिश सरकार एक पथ प्रदर्शन का, एक गाइडेंस देने का, एक ट्रेनिंग देने का कार्य जो है वो करेगी। अब विद्यार्थियों, इस उदारवाद से अभिप्राय क्या है, थोड़ा सा हम इस पर भी चर्चा करेंगे। भारत में उदारवाद के उदय का श्रेय ब्रिटिश संपर्क
तथा मैकाले द्वारा अंग्रेजी भाषा के माध्यम से प्रारंभ की गई पाश्चात्य शिक्षा पद्धति को जाता है। 1857 में मद्रास, बम्बई, कलकत्ता में यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना हुई। उसके बाद भारत में उदारवाद का विकास 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। भारत का उदारवाद इंग्लैंड के उदारवाद से बहुत अधिक प्रभावित था। उदारवाद राजनीतिक व्यवस्था को व्यक्तिवाद पर केंद्रित करता है। प्रत्येक व्यक्ति की नैतिक उपादेयता को उदारवाद ही उभारता है। यूरोप में उदारवादी विचारधारा पुनर्जागरण के समय भी विद्यमान थी। विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि भारतीय उदारवाद विवेक, वैचारिक स्वतंत्रता, सहिष्णुता, प्राकृतिक अधिकार, समानता और प्रगति में विश्वास करता है। भारतीय उदारवादियों का चिंतन पाश्चात्य उदारवादी विचारधारा से प्रेरित होते हुए भी कुछ अर्थों में उससे भिन्नता रखता है, अलग है। भारत के उदारवादी चिंतक आर्थिक क्षेत्र में फ्री ट्रेड की नीति के स्थान पर राज्य द्वारा देश के आर्थिक क्रियाकलापों को नियमित एवं संरक्षित करने के पक्षपाती थे। भारतीय उदारवाद ब्रिटिश सरकार का विरोध कर कुछ प्राप्त नहीं कर सकते थे। भारतीय उदारवाद हिंसा में कोई विश्वास नहीं रखता था। हिंसा के साथ साथ उदारवादी साहस जुटाने व कष्ट उठाने के भी हिम्मत नहीं रखते थे। इसीलिए भारतीय उदारवादी ब्रिटिश शासकों को तुष्ट रखते हुए उनकी दया, उनकी न्यायप्रियता की दुहाई देकर स्वशासन की ओर आगे बढ़ना चाहते थे। वे इसकी प्राप्ति के लिए आंदोलन का मार्ग अपनाकर जेल की यातनाएं सहन करने को तत्पर नहीं थे। विद्यार्थियों, इससे स्पष्ट है कि भारतीय उदारवाद देशभक्ति के साथ साथ ब्रिटिश शासन के प्रति भी आस्था व्यक्त करता था। इसी कारण भारत के प्रमुख उदारवादी ब्रिटिश सरकार के परम भक्त थे और उनकी न्यायप्रियता में वो पूरा विश्वास रखते थे। अब विद्यार्थियों, हम बात करें उदारवादी जो लोग थे कांग्रेस में, तो विद्यार्थियों, हम उदारवादी दल की नीति क्या थी इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। नीति और इनकी रणनीति दोनों की ही बात करते हैं। उदारवादी दल में जैसे अभी हमने बात की कि शिक्षित लोग थे और उसमें अधिकांश वकील थे, अतः उनकी नीति नियमबद्ध प्रगति में आस्था रखने वाली थी। वे विकास की मंथर गति में विश्वास रखते थे, क्रांतिकारी साधनों के विरुद्ध थे। इसके जो क्रांतिकारी विचार थे वो उनके मस्तिष्क में ही नहीं थे। इसलिए उन्होंने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वैधानिक आंदोलन नियमबद्ध तरीके से का मार्ग अपनाया और उसके लिए 3 बातों को उन्होंने बिल्कुल त्याज्य बताया, यानी कि वो 3 बातों से वो दूर रहेंगे, उनको छुएंगे, टच भी नहीं करेंगे, उस तरफ वो देखेंगे भी नहीं, सोचेंगे भी नहीं। ये 3 जो साधन जिसको वो नहीं अपनाएंगे, विद्रोह, पहला है विद्रोह, विद्रोह नहीं करेंगे। दूसरा, विदेशी आक्रमणकारी को सहायता देना व उनसे सहयोग करना, ये भी नहीं करेंगे। तीसरा, अपराध का मार्ग अपनाना, ये 3 कार्य नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त उदारवादियों ने राष्ट्रीय आंदोलन को विकसित करने हेतु एकता को परम आवश्यक बताया। इसलिए उदारवादी नेताओं ने राष्ट्रीय एकता को विकसित करना अपना प्रथम कर्तव्य समझा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इटली की एकता का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहा था,
जब समूचा भारत प्रेम, सद्भाव और सम्मान के 3 बंधकों में जुड़ जाएगा तो भारतीय एकता दूर नहीं रहेगी। इसी प्रकार दादा भाई नौरोजी ने भी विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के मध्य की दूरी को समाप्त करने पर जोर दिया। उनके इस प्रकार के प्रयासों से शिक्षित वर्ग में एकता की भावना उत्पन्न हुई। उदारवाद के प्रारंभिक नेताओं ने जीवन के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की वकालत की। उन्होंने आधुनिक यूरोप की समृद्ध लोकतांत्रिक एवं वैज्ञानिक संस्कृति का भारत में प्रचार एवं प्रसार का समर्थन किया। भारत की मध्यकालीन, पुरातन एवं निरंकुश जो समानता एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर उन्होंने जोर दिया तथा किसी भी वर्ग के विशेषाधिकारों का विरोध किया। उन्होंने गौरवमय अतीत के स्थान पर सुंदर भविष्य की कल्पना की। उदारवादियों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य यह था कि उन्होंने साम्राज्यवाद के आर्थिक पहलू की कड़ी आलोचना की और ऐसा करके उन्होंने भारत में आर्थिक चेतना जागृत की। भारत की आर्थिक समस्याएं थी के प्रति भी उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण था। वे औद्योगिकरण और सामाजिक संबंधों के लोकतांत्रिकरण द्वारा भारत की आर्थिक प्रगति के समर्थक थे। इन उदारवादियों के आर्थिक प्रवक्ता दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, आर.सी. दत्त, रमेश चंद्र दत्त, ये लोग थे। इन्होंने अंग्रेजों द्वारा भारत के शोषण को भारत की बढ़ती गरीबी का कारण माना और इस आर्थिक शोषण के 3 रूप बताए: व्यापार, वित्त और उद्योग। व्यापार, वित्त और उद्योग। उनकी धारणा थी कि ब्रिटिश सरकार स्वदेशी उद्योगों को नष्ट कर रही है और आधुनिक उद्योगों को इरादतन निरुत्साह कर रही है। भारतीय लोगों के जो उद्योग थे, भारतीय उद्योग और कृषि के हितों के विरुद्ध मुद्रा नीति अपनाई जा रही है। विदेशी स्वामित्व वाले बागान उद्योगों में भारतीय श्रमिकों को दास की तरह रखा जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने यह बताई कि अंग्रेजों द्वारा भारत से संपत्ति और पूंजी की निकासी की जा रही है। इंग्लैंड में भारत का धन प्रवाहित हो रहा है। सब ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश सरकार के अधिकारी यहाँ से धन को इंग्लैंड भेज रहे हैं। उदारवादी प्रशासनिक सुधारों के क्षेत्र में कार्यकारिणी तथा न्यायपालिका को अलग रखना चाहते थे तथा न्यायालयों में भारतीयों की नियुक्ति बराबरी के सिद्धांत पर चाहते हुए न्यायालयों में उन्हीं व्यक्तियों की नियुक्तियों के पक्षधर थे जो कानून के ज्ञाता हों। उदारवादी वैधानिक संघर्ष में विश्वास रखते थे। संघर्ष जो लड़ाई वाला संघर्ष नहीं, वैचारिक वैधानिक संघर्ष में विश्वास रखते थे, परंतु वे इस प्रकार के संघर्ष का गठन नहीं कर सके। इस क्षेत्र में केवल समाचार पत्र ही उनकी कुछ सहायता कर सके। भारतीय व्यापारी अभी भी कांग्रेस से दूर थे। इस कारण वे कांग्रेस को आर्थिक सहायता नहीं दे रहे थे और जो कांग्रेस के नेता थे वो इतने धन संपन्न नहीं थे। इस कारण अर्थ की कमी इनका जो वैधानिक संघर्ष था उसको गतिशील बनाने में एक बाधा रही। यदि ये जो इसके जो एक दूसरी बात हम रणनीति की जो कर रहे हैं, उदारवादी नेता अहिंसावादी थे, शांतिपूर्ण तरीकों से अपने उद्देश्यों की पूर्ति करना चाहते थे।
अतः न तो उन्होंने स्वयं कोई आंदोलन व संघर्ष किया और न ही जनता को प्रेरित किया। वे राजनीतिक उन्नति नियम के अनुसार चाहते थे। वे अपनी एप्लीकेशंस देते थे, आवेदन अंग्रेजों के सम्मुख रखते थे, अपनी बात रखते थे, उनके शिष्टमंडल अंग्रेजों से मिलते थे, स्मरण पत्र देते थे, फिर स्मरण पत्र देते थे, फिर स्मरण पत्र, ये सब उनकी रणनीति रहती थी। वे सब पढ़े लिखे लोग थे। वे इस तथ्य से भली भांति परिचित थे कि भारत की आम जनता अभी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है। केवल वकील, अध्यापक, डॉक्टर, पत्रकार, लेखक ही इस विषय में जागरूकता रखते थे। उदासीनता जो लोगों में थी, अज्ञान, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक पिछड़ेपन के कारण भारतीय जनता में संघर्ष की शक्ति नहीं थी और नेताओं में इतनी शक्ति नहीं थी कि वे लोगों को प्रभावित कर सकें। गोपाल कृष्ण गोखले कहते हैं कि भारत का विशाल जनसमूह उदासीन है, विभाजित है, गरीब है और अज्ञानी है। परिणाम स्वरूप जनमत राजनीतिक क्षेत्र में जागरूक नहीं था। उन्होंने भली भांति भाप लिया था कि अभी वह समय नहीं आया है जिससे विदेशी हुकूमत को चुनौती दी जा सके। अतः राजनीतिक अधिकार व स्वायत्त शासन की प्राप्ति के लिए प्रयास धीरे धीरे करना चाहिए, ऐसा उदारवादी जो है वो मानते थे। तो जो उनकी रणनीति थी वो आवेदन देने की थी। अंग्रेजों से उनका शिष्टमंडल अपने बड़े शिष्टाचार से मिलके आके अपनी बात रखता था और वो स्मरण पत्र देते थे। कोई आंदोलन वो खड़ा नहीं कर सकते थे। वो सड़क पर कोई जा कर के कोई हड़ताल, नारे, बहिष्कार और किसी प्रकार का त्याग और बलिदान अभी उनकी रणनीति में नहीं था। ये जो समय है, ये प्रारंभ का 20 साल का समय वो कांग्रेस का इस प्रकार रहा। बात करें अभी हम विद्यार्थियों यदि उनकी मांगों की, कि वो उनकी मांगें क्या क्या रहती इस 20 साल में, प्रमुख रूप से उन्होंने क्या मांगे रखी। मांगों में पहली मांग, भारतीय प्रशासनिक ढांचे की जांच के लिए एक शाही कमीशन नियुक्त किया जाए। प्रमुख मांगे बता रहा हूं विद्यार्थियों। दूसरी मांग, भारत मंत्री व भारत परिषद के पदों को समाप्त किया जाए। तीसरी मांग, केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों का सुधार एवं विस्तार किया जाए। चौथी मांग, परिषदों में सदस्यों को बजट पारित करने, प्रश्न पूछने तथा बहुमत के आधार पर निर्णय करने का अधिकार दिया जाए। पांचवी मांग, इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा भारत और इंग्लैंड में साथ साथ हो तथा आयु सीमा 19 साल से बढ़ा करके 22 साल की जाए। छठी मांग, भारत में ब्रिटिश शासन, जो ब्रिटिश सेना है, उन सैनिकों की संख्या कम की जाए और सैनिक व्यय में कटौती की जाए। नेक्स्ट, स्थानीय संस्थाओं को अधिक अधिकार प्रदान किए जाएं और उन पर से सरकारी प्रतिबंध कम किए जाएं। इसके आगे, भारत में आने वाले कपड़े पर आयात कर लगाया जाए, जैसा कि लॉर्ड लिटन के काल से पहले था। तो ऐसा करने से विद्यार्थियों यह था कि जो बाहर से कपड़ा आ रहा है, यदि उस पर टैक्स लगाया जाएगा तो महंगा हो जाएगा। महंगा हो जाएगा तो भारतीय बाजार में उसके खरीदार कम रहेंगे और उसके खरीदार कम होंगे तो वो खरीदार भारत जो इंडिया मेड वस्त्र हैं उनको खरीदेंगे। ये इसका आशय है। नेक्स्ट, बेरोजगारी को नियंत्रित करने के लिए नए उद्योग स्थापित किए जाएं और पुराने उद्योगों को पुनर्जीवित किया जाए। नेक्स्ट, नमक कर वो जो है कम किया जाए। नेक्स्ट,
किसानों का शोषण रोकने के लिए भूमि नियम बनाए जाएं। नेक्स्ट, न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग कर दिया जाए। नेक्स्ट, न्यायालय में जूरी प्रथा अपनाई जाए और उसके निर्णयों को मान्यता दी जाए। जूरी प्रथा विद्यार्थियों, एक से अधिक जस्टिस बैठेंगे, जज बैठेंगे, और जैसे 3 जज बैठेंगे किसी मामले में, और उन 3 में से जो 2 का बहुमत होगा वो निर्णय होगा। नेक्स्ट, विदेशों में रहने वाले भारतीयों के हितों की रक्षा की जाए। नेक्स्ट, प्रेस पर से नियंत्रण हटा दिया जाए और समाचार पत्रों को अधिक स्वतंत्रता दी जाए। नेक्स्ट, कम दर पर किसानों को लोन दिए जाएं और उस जो लोन है उसका ब्याज है वो कम लिया जाए। अगला है, भारत की निर्धनता को दूर करने के लिए योजनाबद्ध कार्यक्रम तैयार किए जाएं। और उससे आगे है, देश में उद्योग और तकनीकी स्कूल और कॉलेज स्थापित किए जाएं। इंजीनियरिंग कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज, आईआईटीज, प्रोफेशनल, इस प्रकार के कॉलेज खोले जाएं। अगला है, रेल यात्राएं सुगम बनाई जाएं और तीसरे दर्जे के यात्रियों को अधिक सुविधा दी जाए, क्योंकि भारतीय जो अधिक है वो तीसरे दर्जे में सफ़र कर सकते थे क्योंकि वो टिकट सबसे सस्ता होता था। और अंतिम है, भारत में सैनिक शिक्षा का प्रबंध किया जाए। तो ये कुछ मांगे थी उन 20 वर्षों में, जो प्रमुख मांगे जो कांग्रेस के द्वारा, जो उदारवादी जो दल का उस समय जो एक सब लोग उदारवादी विचारधारा के थे मुख्यतः, उन लोगों की जो मांगे थी। शेष अगले व्याख्यान में। बहुत बहुत धन्यवाद।